हेलो गाइस, वेलकम टू द सुबो डिजिटल स्कूल। आज हम लोग क्लास 11 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमको पढ़ना ही क्या है, पहले तो कि हमने अभी तक जो फर्स्ट बुक थी उसमें क्या क्या पढ़ा कि जर्नल कैसे बनता है, स्टार्टिंग को है ना, जर्नल, लेजर, सब पोस्टिंग देखी थी हमने। जर्नल में हम जर्नलाइज करते हैं, लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं। जैसे राम को माल बेचा, वो जर्नल एंट्री, फिर उसकी पोस्टिंग की राम के अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में। उसके बाद हम लोग क्या बना रहे हैं, अब इसका फाइनल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं ना। फाइनल अकाउंट से पहले हमने क्या सीखा, एक बार ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब कि जिसके अंदर सारी कोई भी गलती की अगर किसी ने, बिजनेसमैन ने, उसकी सारी गलतियों को कहाँ पता लगाया था हम लोग, ट्रायल बैलेंस। हमने ट्रायल बैलेंस लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 4 एरर थी, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल, मतलब उसने पूरे साल में क्या काम किया है, कैसे किया, कितना प्रॉफिट किया है, कितना गेन किया है इसने, क्या कोई लॉस में तो नहीं चल रही कंपनी बाई चांस। इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों को किसी कंपनी का क्या शो करवाता है कि उसकी आज की पोजीशन क्या मार्केट में, या वो कैसा परफॉर्म कर रही है। हम जैसे कि स्टेक होल्डर, क्या नाम है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर ऐसे लोग जो लोग बिजनेस में या किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपना, क्या कोई भी बिजनेस है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन क्या मार्केट में, उसके शेयर्स कितने के, शेयर्स वैल्यू कैसे करते हैं हम लोग, कैसे चेक करते हैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या 2-3 चीजें हमको सीखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा, 3 आइटम हमें बनाने सीखने हैं। वो 3, एक तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखना है, और एक P&L और एक बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा ही कब, ईयर एंड में। हमेशा कब बनेगा, ईयर एंड में। हमने ईयर एंड देखा था, एक तो अकाउंटिंग ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है। अकाउंटिंग ईयर मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कब होते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये तो क्या आपका अकाउंटिंग ईयर। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो हमेशा ही, तो आपको क्या मानना है, अकाउंटिंग ईयर होगा, ठीक है। और गिवन है कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर मानने का है। कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर आपका क्या होता है, कैलेंडर ईयर। और अकाउंटिंग ईयर का बनता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। और ये जो तीनों अकाउंट बनाना सीख रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों कब बनेगी, आपके 31 मार्च को, कि ईयर एंड में आपने अभी तक कितना कमाया और कितना लॉस किया, अपने आपको कितनी प्रॉफिट में आपकी कंपनी और कितने लॉस में, या क्या आपके लिए जो भी हमने, जैसे एक साल किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमने पढ़ा था पीरियड कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर में। तो पीरियड कंसेप्ट क्या बताता है, आपको हर साल अकाउंटिंग करनी है, आपको ये पता लगा रहा है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। इसलिए भी बिजनेसमैन अपने ट्रेडिंग अकाउंट और P&L बनाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि जो हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया है वो हमको प्रॉफिटेबल है या फिर नॉन प्रॉफिटेबल है। इससे भी हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब स्टेक होल्डर, जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो लोग चाहे कि क्या करेंगे, किसी कंपनी के पास बैलेंस शीट में असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। असेट लायबिलिटीज भी सब नए टर्म है, पर हमने थोड़ा बहुत नॉलेज पढ़ रखा है फर्स्ट बुक में। असेट्स क्या थी, जो हमको बेनिफिट कमा के दे, ऐसी आइटम जो हमको बेनिफिट कमा के दे। और लायबिलिटीज क्या थी, जो हमारे लिए कर्जा हो, जो हमको चुकाना है, तो किसी ने किसी को पेमेंट करना है, वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज। असेट्स में हमको पेमेंट मिलेगा, किसी न किसी से रूप से पैसा मिलेगा आपका, ठीक है। फिर करंट असेट्स में हमने पढ़े थे करंट और नॉन करंट, ये सब बात किया। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, पहले हम लोग सीखे, थोड़ा बहुत इसका पढ़ते हैं। देखो, स्टेक होल्डर कौन होगा, जो उसमें पोजीशन रखना चाहता है, या जो पर्सन पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या चेक करना पड़ेगा, किसी भी कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर वो कोई भी स्टेक होल्डर है, वो उसको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट से अगर सेटिस्फाई होगा तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा, और वरना नहीं करेगा, ठीक है। अब हमको आगे पढ़ना है, ये तो किसके लिए ऑब्जेक्टिव है। फिर हमने पढ़ा था ना, यूजर्स भी 2 टाइप के थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स कौन थे, जो कंपनी के अंदर के लोग, है ना, जैसे कि मैनेजर हुआ, ये कौन है, इंटरनल यूजर्स।
कंपनी के कस्टमर्स, ये कौन एक्सटर्नल, वो कंपनी का कस्टमर क्या चेक करेंगे, उसकी गुडविल कैसी है मार्केट में। गवर्नमेंट क्या हुई, एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, एक्सटर्नल यूजर हुई, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चेक करेगी, कंपनी अगर अच्छा कमा रही है तो हमको टैक्स भी पे करेगी, इसलिए भी गवर्नमेंट भी हमारा चेक करती रहती है। देखो ओनर्स कौन होते हैं, इंटरनल, मैनेजर भी इंटरनल, गवर्नमेंट कौन होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, बैंक भी एक्सटर्नल है आपका। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर नई टर्म तो नहीं है, एक्सपेंडिचर के दो चीज, दो क्लासिफाई कर रखा है एक्सपेंडिचर को, एक तो कैपिटल को, कैपिटल में, और एक नाम दे रखा है इसने रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो टाइप है एक्सपेंडिचर, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल में क्या होगा, जो खर्चे, जो एक्सपेंस कभी कभार होते हो, क्या कभी कभार, और रेवेन्यू में क्या होगा, जो डेली बेसिस पे या डे बाय डे का एक्सपेंस। और ये कभी कभार ही होते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, आपने परचेज की मशीन, परचेज ऑन मशीनरी, ये क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल। और रेवेन्यू का आपने रेंट पेमेंट किया, सैलरी दी, ये सब क्या आपके डे बाय डे के खर्चे, हर दिन के खर्चे आ गए। हर दिन का खर्चा ये भी नहीं कि आज क्या कल क्या और नहीं, जैसे कि मंथ में बहुत बार रूटीन में एक्सपेंस होते रहते हैं, रूटीन एक्सपेंस कह सकते हैं ना, रेवेन्यू को क्या कह सकते हैं, एक और रूटीन एक्सपेंस है आपका। और कैपिटल जो कभी कभार ही होता है बिजनेस में, हर बार नहीं होता। आपने एक बार मशीन परचेज की तो आपके 5 साल तक तो गई, अब मशीन वापस से तो खरीदोगे नहीं ना 5 साल बाद, तो क्या वो 5 साल एक लॉन्ग पीरियड आ गया, क्या कैपिटल क्या है, एक लॉन्ग पीरियड एक्सपेंस है। और कैपिटल एक्सपेंस में क्या होगा कि ऑब्वियसली पैसा ज्यादा लगेगा, ये देखो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी में क्या था, कॉल कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर अब बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या फर्क है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, आपके मेंटेनेंस को बढ़ाता है, मेंटेनेंस एक्सपेंस को बढ़ाता है। जैसे कि हम लोग रेंट देते, सैलरी देते टाइम टाइम, या फिर जैसे आपने मशीन तो परचेज कर ली, तो ये आपका क्या अर्निंग कैपेसिटी। अगर आपने मशीन परचेज नहीं होती और लेबर से काम कराते तो धीरे धीरे कमाते। जैसे अब मशीन में क्या होगा कि मशीन एक काम जो इंसान कर सकता है वो मशीन 10 बार में कर सकती है, तो मशीन तो करेगी तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी, पर आपके अब उस पर रिपेयर भी तो मांगेगा मशीन, टाइम टाइम रिपेयर मांगते तो रिपेयर एक्सपेंस होगा, तो किस में आएगा, रेवेन्यू में। तो क्या हुआ, पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा है आपका, रेवेन्यू को बढ़ाता है। आपकी डे टू डे जो कंडक्ट होते हैं खर्चे, उनके लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं अपन लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा है, रिकरिंग एक्सपेंस, रिकरिंग नेचर का। दो टाइप के नेचर बता रखे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब कि कभी कभार रूटीन में नहीं होता, जो रूटीन में होगा उसको कहेंगे रिकरिंग एक्सपेंस। तो रिकरिंग एक्सपेंस कौन से हो गए, रेवेन्यू, और नॉन रिकरिंग वाले कौन से हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, आपको बेनिफिट देते हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा का। मैं कह रहा आपने मशीन परचेज की तो आज मशीन परचेज 5 साल तक आपको वापस परचेज करने की जरूरत नहीं है, तो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर हो गया कौन, मशीनरी। पर रेवेन्यू क्या होगा, जो एक साल में ही आपको कमा के दे दे या एक साल के अंदर ही आपको खर्चे करने पड़ते हैं, वो उसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो बेनिफिट कितना देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या देते हैं, बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली बेनिफिट देते हैं 1 अकाउंट, एक साल का ये बेनिफिट देते हैं आपको। अगर जैसे किसी मशीन पे आपने आज रिपेयर किया तो आपको कुछ 6-7 महीने 8 महीने तक रिपेयर करने की आपको जरूरत नहीं होगी, ऐसा। जैसे कि एग्जांपल के लिए भी देखो, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या ट्रीट करते हैं हम लोग इसको, करंट ईयर का, वही एक साल का अकाउंटिंग ईयर, तो एक साल में कौन सा करंट एक्सपेंस,
करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज होती है, तो करंट एसेट्स करंट ईयर का मानते हैं और उसको कहाँ शो करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ शो करते हैं, कहाँ लिखेंगे हम लोग, रेवेन्यू और P&L, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में इसको शो करते हैं। ठीक है, ध्यान रखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ शो होते हैं आपके, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में। जैसे कि आपने सैलरी पे की, बिजनेस फर्म इज ट्रीटेड एज ए एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर, इनकम स्टेटमेंट एरर्स। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं रिसिप्ट्स। अब वही रिसिप्ट्स भी क्या है, दो टाइप के, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर भी कितने टाइप के, दो टाइप के, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। कैपिटल में जो लॉन्ग टर्म पीरियड का, लॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड का ना, एक मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, तो क्या लगेगा कैपिटल, और शॉर्ट टर्म पीरियड का या फिर करंट ईयर का ही होगा इसलिए रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, रिकरिंग नेचर का, कैपिटल क्या था आपका, नॉन रिकरिंग नेचर। अगर डिफरेंस पूछ सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर बताइए, तब क्या बोलोगे, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे नेचर के, नॉन रिकरिंग नेचर के, और रेवेन्यू कैसे, रिकरिंग नेचर के। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट कमा के देता है आपको, और रेवेन्यू लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर या फिर वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही आपको खत्म हो जाएगा। ये लोग खर्चे होते जो कभी कभार होते, लॉन्ग पीरियड के लिए होते, और ये डेली बेसिस पे होते हैं, डे बाय डे ऑपरेशंस के लिए किए जाते हैं। एग्जांपल ले सकते हो, परचेज ऑफ मशीनरी और उस पर हम लोग रिपेयर करते हो, क्या लगता है आपका, रेवेन्यू। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ लिखे जाते हैं आपको, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर की जगह इनकम। अब इनकम भी दो टाइप की है, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम में फिर से वही, अब इसमें क्या होगा, पैसे के बारे में बात होगी, इसमें पैसा मिलेगा आपने, जैसे कि इनकम की है, खर्चा किया है, वही चीज है, डिफरेंस का पॉइंट। तो ये तो कभी कभार ही खर्चे करेंगे, कभी कभार इनकम होगी इसकी, और इसकी हमेशा इनकम डे बाय डे में इनकम होती रहेगी। जैसे कभी कभार आपने मशीन खरीदी थी तो आपका क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कि ये मशीन आप बेचोगे तो क्या हो जाएगी, कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम। ठीक है, ऐसी समय आप मशीन खरीद रहे हो तो आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही मशीन बेच रहे हो, मतलब कैपिटल इनकम का एक और फॉर्म एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेल ऑन मशीनरी। आपने जब परचेज की थी तब तो आपके लिए क्या था, एक्सपेंडिचर। जब आप माल को, जब मशीन को आप बेचोगे तब आपके लिए जो इनकम होगी वो क्या बनेगा आपका, वो कौन सी इनकम करेगी, कैपिटल इनकम, जो कभी कभार ही होती है। हर बार तो हम मशीन, हमारा धंधा थोड़ा ना, हमारा बिजनेस थोड़ा मशीन को बेचने और खरीदने का। अगर किसी इंसान का मशीन का बेचने और खरीदने का इनकम है तो वो ट्रेडिंग में चल जाएगा, तो ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना। पर क्या मशीन कभी कभार आपने बिजनेस में खरीदी, 5-6 साल यूज की, उसके बाद आपने वापस उसको बेच दिया, तो उससे जो इनकम होगी वो आपके कौन से कहलाएगी, कैपिटल इनकम। अच्छी समझो। देखो जैसे लिखा हुआ है, अनदर एग्जांपल ऑन है, कैपिटल रिसिप्ट कैन बी द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आप फिक्स एसेट्स को बेच के जो कमाते हैं, आप फिक्स एसेट्स को बेच के जो भी पैसा कमाते हैं वो क्या कहलाएगा आपका, कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम। मशीनरी, फर्नीचर, अब वही आपस से पॉइंट डिफरेंस के दोनों के बीच में, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस कहाँ शो करते हैं अपने, ट्रेडिंग एंड P&L में, तो रेवेन्यू इनकम भी कहाँ शो हो गया आपके, ट्रेडिंग एंड P&L में। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मेन कंसेप्ट आ गया अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो ऑब्जेक्टिव, ये तो मेन ध्यान रखने ही रखने हैं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के दो ऑब्जेक्टिव क्या है। दो ऑब्जेक्टिव क्या आपको, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको क्या प्रेजेंट करता है, एक ट्रू एंड फेयर व्यू किसका, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस ने कैसा परफॉर्मेंस किया है वो कौन बताता है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसा ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर मतलब कि सटीक आंसर, कोई भी तथ्य झूठा हुआ नहीं है, छुपा हुआ नहीं है आपसे। ट्रू एंड फेयर व्यू में आपको लिखना है, ये लाइन पूरी एज इट इज लिखनी। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्या है, सही और सटीक आंसर दे रहा है आपको किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका बताता है, परफॉर्मेंस बताता है आपके बिजनेस की। बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया पूरे साल में वो कौन बताएगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्यों जरूरी, क्या ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव है। ट्रू एंड फेयर व्यू किसका देते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, और एक फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी पोजीशन क्या मार्केट में, और एक आपने कैसा परफॉर्म किया है ना। एक तो आपने कैसा परफॉर्म किया और एक ऐसी आपकी पोजीशन, दो चीजें याद रखती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। कौन बताता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किधर, बिजनेस का।
बिजनेस की आपको पोजीशन चेक करनी है या फिर परफॉर्मेंस चेक करनी है, आपको उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर किसी को भी अपना बिजनेस में पैसा ट्रांसफर करना है तो भी वो, या अपने शेयर्स, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो वो लोग क्या चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको क्या जानकारी मिलेगी कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और कंपनी कैसी पोजिशन है मार्केट में। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कौन कौन से यूज होते हैं, प्रिपेयर कौन से करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, 3 नाम है, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ट्रेडिंग और P&L साथ में बनेगा, हम लोग सीखते भी। देखो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कैसे और कैसे नाम है, इनकम स्टेटमेंट जो शो करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, अर्न कितना क्या और लॉस कितना क्या। देखो किसी भी कंपनी की इनकम क्या शो करती है, इनकम स्टेटमेंट से हम लोग क्या जानेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट क्या बताते हैं आपको कि अपने कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस किया है। बैलेंस शीट शो फाइनेंशियल पोजीशन, था 2 वर्ड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। परफॉर्मेंस कौन बताएगा, आपकी कंपनी की ट्रेडिंग और P&L, और पोजीशन कौन बताएगा, कंपनी की बैलेंस शीट। अगर पूछे एग्जाम में कि बैलेंस शीट क्या शो करती है आपको किसी भी कंपनी की, तो फाइनेंशियल पोजीशन। और इनकम स्टेटमेंट से आप क्या लोग समझते हैं, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। अब ये देखो, अब आपका ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये लोग स्टार्टिंग कहां से होंगे, आपके ट्रायल बैलेंस से। आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। अब आपको इसमें बताना है कौन सा ट्रेडिंग का खर्चा है, कौन सा P&L का और कौन सा बैलेंस शीट, हम लोग आगे सीखेंगे। आई चीज समझ में। तो हम लोग को 3 ट्रेडिंग बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, P&L, ट्रायल बैलेंस, हमने सीखा था ना आगे, 6 चैप्टर था ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस में सब कुछ दे रखा होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है। फिर आपको उससे वेरिफिकेशन करना है कि ट्रेडिंग में जाएगा अकाउंट या P&L में या फिर बैलेंस शीट में। आई चीज समझ में। एक ये था, एक नया आइटम ये भी हमने सीखा कि इनकम स्टेटमेंट से हम लोग क्या समझते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से हम लोग क्या समझते हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट और एक P&L अकाउंट। P&L की फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों क्या शो करते हैं अपने कंपनी में कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस में। ठीक है, अब ये मैं कहूं फाइनेंशियल पोजीशन कौन बनाता है, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट क्या प्रेजेंट करती है, फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर। और हम लोग ये सब तीनों कहां से बनाना सीखेंगे, पहले हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीजें सीखते हैं। आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन में गिवन होगा ट्रायल बैलेंस, फिर हम लोग सीखेंगे आगे बनाना। अब देखो इसने एक बार जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि कैश है, तो कैश आपके लिए क्या है, असेट है। फिर कैपिटल क्या आपके लिए, लायबिलिटी। तो अब बैलेंस शीट बात ही किसकी करती है, असेट और लायबिलिटी की। बैलेंस शीट बाद में जाएंगे, पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। फिर बैंक, सेल्स इसका पार्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट का। अब हम लोग बनाना सीखते हैं ट्रेडिंग और P&L में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सीखते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट क्या है, प्रिपेयर किया डिटरमाइन करने के लिए प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेन बाय द बिजनेस एंटरप्राइज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब उसने पूरे साल काम किया, 1 अप्रैल को अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उस कंपनी ने उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस अर्न किया, उसके लिए चेक करने के लिए अब हम लोग आज क्या पोजिशन में हमारी है ना, क्या परफॉर्म किया हमने, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, उसके लिए वो कंपनी क्या बनाती है, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाती है। ठीक है, पूरे साल में एक बार। इट इज अ बेसिकली समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस एंड कैलकुलेट द फिगर नेट और प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट इज रेवेन्यू लेस एक्सपेंस इफ एक्सपेंस आर मोर देन रेवेन्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का है ना। ट्रेडिंग अकाउंट कब बनेगा, हमेशा ही आपका कब बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, आपका ईयर एंड में 31 मार्च को। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहां से निकलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, P&L अकाउंट से आपको क्या फाइंड आउट मिलेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस।
ठीक है, ये दो चीजें। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। पी&एल अकाउंट से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से आप लोग क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और पी&एल से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। पहले आपको हेडिंग देनी है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, कब बनेगा, 31 मार्च। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं दे रखा है डेट, तो आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना है ना। मार्च, ठीक है, वही अपना पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेट यही बनेगा अपना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये अपना कौन सा साइड है, डेबिट, और ये कौन सा साइड है अपना, क्रेडिट। ये चीज जान रहे, इसी तरह से लिखना है हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड। फिर अगर लिख रखा है कि मिस्टर राम की बुक में, तो आपको क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ राम। फिर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, इसी तरह से हेडिंग भी रहा। अगर बाई चांस एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखना आ रहा, अगर इतना फॉर्मेट बना के तो भी नंबर मिल जाएंगे, फॉर्मेट के भी नंबर है। ठीक है, स्टार्टिंग आज हो गया आपके पास टू ओपनिंग स्टॉक। तो मैं चलो ठीक है, टर्म्स वगैरह थोड़ी बहुत याद है कि नहीं, ठीक है, हम लोग वापस एक बार रिकॉल कर लेते टर्म्स, फिर बनाना सिखाती हूँ मैं। इतना लिख लेती हूँ, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, स्टार्टिंग में। ओपनिंग स्टॉक मतलब कि स्टार्टिंग में आपके पास माल कितना पड़ा था। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया आज 1 तारीख को, तो आपने माल खरीदा होगा 2-4 तारीख को, तो जो आपका स्टार्टिंग में माल था, है ना, या फिर आपका बिजनेस 4 साल से चल रहा था, जो पिछले साल का इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या है कि जो गुड्स हैंड द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब आपके स्टार्टिंग में जो आपके पास हाथ में था, आपके पास जितना भी बिजनेस में पड़ा था ओपनिंग स्टॉक, जितना भी आपके पास स्टॉक पड़ा था, जैसे कि आपकी दुकान है किराने की, उसमें कोई भी शक्कर पहले से पड़ी 10 किलो, तो 10 किलो क्या आपके लिए ओपनिंग स्टॉक, शक्कर का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, 10 किलो। अच्छी समझ, देखो लिखा हुआ भी यहाँ पे कि ओपनिंग स्टॉक किसका पार्ट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट का। फिर परचेज लेस रिटर्न, पहले तो हम लोग सीख लेंगे परचेज क्या होती है। परचेज क्या होता है, हमने कोई माल खरीदा वो, तो वो क्या है आपके लिए परचेज। फिर आपने क्या किया, आपने माल खरीदा 1 लाख का, उसमें से 10,000 का माल अच्छा नहीं लगा होगा, या 10,000 का माल खराब आ गया, या कुछ ना कुछ ऐसी जो आइटम आपको अच्छी नहीं लगी। हम लोग तो ना माल एक साथ खरीद के तो लाते थे बल्क में, उसका कुछ अच्छा होता है ना आइटम जो अच्छी समझ में नहीं आ रही, या फिर उसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आया अपन में, जितना हमने देखा था उतना सबसे समझ में नहीं है, तो हम लोग वापस परचेज रिटर्न करते, बोलते ना भाई ले लिया माल, हमको वापस नहीं चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, परचेज लेस रिटर्न, मतलब कि परचेज रिटर्न। तो क्या हुआ, परचेज रिटर्न, है ना, ये वाला पॉइंट क्या समझ आपको, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या हुआ, जो आपने आइटम खरीदी उसमें से आपने वापस माल भेज दिया, उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। रिटर्न देखो, गुड्स विच रिटर्न टू द सप्लायर आर टर्म्स एज अ परचेज रिटर्न, जो आप लोग माल वापस भेजते हो सप्लायर को, उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। इट इज शोन बाय वे ऑफ डायरेक्शन। ये देखो, अब इसने क्या है, कहाँ शो करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में, किस साइड, क्या नाम से, टू नेट परचेज। देखो टू नेट परचेज। अब नेट परचेज कैसे मिलके बनती है वो आपको बताना है, तभी तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि लेस परचेज रिटर्न। आपके साथ में फॉर्मेट भी बन गया और समझ में आ रहा है चीजें अपन को। आज समय परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करें तो क्या आएगी आपकी नेट परचेज। फिर वेजेस, वेजेस क्या होती है, फैक्ट्री ऑफ लोडिंग अनलोडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में जो डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आती है वेजेस। वेजेस क्या है, आप लोग जो है ना अपने जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी होती है ना, जो डे बाय जैसे आज काम के उस पर मजदूरी मिलेगी, कल काम के उस पर मजदूरी मिलेगी, उसको कहते हैं वेजेस। क्या कहते हैं, वेजेस। और एक होता है वर्ड सैलरी। सैलरी क्या आपका लिए जो ऑफिस में बैठे लोग होते हैं उनको जो मिलती है वो क्या कहती है सैलरी। तो सैलरी कहाँ जाएगी आपके P&L में। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं क्या बनाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो बिजनेस में डायरेक्ट लग रहे हैं। वेजेस क्या आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का एक
पार्ट है। तो वेजेस किसको मिलती है? जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना। तो जो फैक्ट्री में खर्चे किए जाएंगे वो कैसे करेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो फैक्ट्री में कौन करेगा? कोई मजदूर भी बैठेगा, कोई ऑफिस वाला तो अच्छा आदमी तो बैठेगा नहीं जिसको सैलरी मिलेगी। मजदूरी कहाँ मिलती है? फैक्ट्री में मिलती है ना, इतने वो उठाने करने की, बनाने करने के लिए। तो वेजेस क्या होता है? फैक्ट्री में होते हैं। तो लोडिंग, सामान को लाना, जैसे कि आपने सामान मंगाया था तो उसको खाली कराना पड़ता है ना, टैक्सी में से, टेम्पो में से। तो उसमें जो लोग लगे थे मजदूर, तो उसे कहते हैं मजदूरी देते हैं ना हम लोग, तो उसको वर्ड कहते हैं वेजेस। तो क्या आएगा? टू वेजेस। टू वेजेस, ठीक है। फिर कैरीज इनवर्ड, टू डायरेक्ट एक्सपेंस और बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इससे निकल जाएगा अपना या तो जीपी या जीएल। इधर निकलेगा तो बाय ग्रॉस लॉस, इधर निकलेगा तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कल अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको आगे, इतने बड़े में टू वेजेस करके, ठीक है। आगे और बताऊंगी मैं। थैंक यू गाइस।